हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बार बार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का ये संग्रह है। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। हमारे इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है दीवाने इंसा संबंधित था। तो दीवान ए इंसा, कहीं पर ये दीवान ए इंसा भी लिखा होगा, दीवाने इंसा या दीवान ए इंसा, बात एक ही है। तो देखिए, सल्तनत काल में सल्तनत कालीन प्रशासन जब था उसमें क्या था, दीवाने इंसा पर जो है पत्र व्यवहार का कार्य सौंपा गया था। मतलब पत्र व्यवहार से संबंधित जो भी कार्य था उसकी पूरी जिम्मेदारी उसको सौंपी गई थी। मतलब शाही घोषणाओं और पत्रों के मसविदे तैयार करना इस मंत्री का कार्य होता था। क्या, जो राजा जो घोषणा करे उसको तैयार करना और जो पत्र एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं उन पत्रों के बारे में क्या लिखना है क्या नहीं, वो सब तैयार करने का कार्य किसका था, दीवाने इंसा का। तो दीवाने इंसा से ही जो है सुल्तान के फरमान जारी होते थे। मतलब सुल्तान जो कुछ अपना आदेश जो जनता के लिए भेजना चाहता था या एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ जानकारी भेजना चाहता या अपने आदेश का पालन करवाना चाहता था, वो सब किसका काम था देखरेख करना, दीवान ए इंसा या दीवाने इंसा। तो आप देखेंगे ये सब पत्र व्यवहार से ही संबंधित है, पत्राचार से ही संबंधित। तो पत्राचार से संबंधित जो कार्य था, ऑप्शन नंबर डी यहां थोड़ा सा देखिए ये ऊपर हो गया है और सी नीचे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पत्राचार आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह सुल्तान जिसने तैमूर और शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, तो वो कौन सा सुल्तान था? देखिए, खिज्र खां ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया, जब तैमूर के बारे में आपने सुना है, और खिज्र खां का जो शासन काल था वो 1414 से 1421 तक था और सैयद राजवंश का ये संस्थापक था। उसने अपने को जो है पैगंबर मुहम्मद का वंशज बताया। मतलब अपने आप को उसने पैगंबर मुहम्मद का वंशज बताया, मतलब अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बताया। और तैमूर के आक्रमण के अवसर पर साथ देने के कारण क्या हुआ, मतलब तैमूर जब आक्रमण करने आया तो इसने उसका साथ दिया। साथ देने के कारण तैमूर ने उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी प्रदान कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर ये थोड़ा सा और शक्तिशाली हो गया। और 1414 ईस्वी में उसने दौलत खां लोदी से दिल्ली को छीन लिया। मतलब लोदी से उसको छीन लिया दिल्ली को, और पहला जो है सैयद सुल्तान बना। लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसने क्या किया, रैयत आला की ही उपाधि से ये संतुष्ट रहा, सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। लेकिन तैमूर से इतना प्रभावित था कि तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर ये भेंट और राजस्व भेजता रहा इन एरिया से, अपने राज्य से। और उसने कई वर्षों तक खुतबा भी शाहरुख के नाम से ही पढ़वाया और अपने सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया। तो देखिए, उसका नाम अंकित क्यों करवाया, उसका खुतबा क्यों पढ़वाया या सिक्कों पर उसका नाम क्यों अंकित करवाया, इन सब का मुख्य कारण यही है कि क्या हुआ, खिज्र खां और तैमूर के बीच जो संबंध बना, मतलब तैमूर जब आक्रमण करने आया तो इसने जो है उसकी मदद की, जिसकी वजह से तैमूर ने इसको कुछ एरिया दे दिया, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, यहाँ की सूबेदारी इसको दे दी। तो इसलिए इसका क्षेत्र बढ़ गया और इस प्रकार से ये जो है तैमूर और उसके बेटे, आपने जो देखा अभी नाम जैसे शाहरुख, इनका जो है उसने क्या किया, नाम उत्कीर्ण करवाया और इनके नाम का खुतबा पढ़वाया। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है खिज्र खां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लेकिन खिज्र खां देखिए सैयद वंश का संस्थापक भी था, ये भी आप ध्यान देंगे, सैयद राजवंश का ये संस्थापक था। मतलब सैयद राजवंश की शुरुआत इसी से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिया गया, कथन ए और कारण आर के। तो चलिए देखते हैं कथन में क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की। तो बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों की, इसका क्या कारण था, तो कारण यहां नीचे दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों को लाभान्वित करना था। तो नहीं जी, ये कारण बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के लोगों को लाभान्वित करने के लिए उसने ऐसा नहीं किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, क्यों किया था उसने, चलिए आगे देखते हैं। इसमें शायद ऑप्शन में आपको दिया हो। चलिए यहां जो ऑप्शन है इनमें तो बस आपको यह दिया है कि अधोलिखित संकेतों में से सही उत्तर चुने। ए और आर दोनों सत्य, मतलब कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, तो ये तो गलत है, सत्य नहीं है। तथा आर ए की व्याख्या नहीं है, दोनों सत्य नहीं है, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात देखिए आगे, ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, तो ये भी गलत है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन क्यों सत्य है, जरा आप फिर से समझ लें इसको। बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य, इसका राजनीतिक उद्देश्य था। क्या था, एक बड़ी सेना ये रखता था और अपने सैनिकों को एक निश्चित और नगद वेतन देकर उनको, मतलब उनके जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना ये चाहता था कि अगर वस्तु का रेट अगर बाजार में नहीं बढ़ेगा तो हमारे सैनिक कम पैसे में ही संतुष्ट रहेंगे। इसके पास सैनिक व्यवस्था बड़ी लंबी थी और बढ़ने से इसका रोकने का जो मुख्य उद्देश्य था, रेट को जो बढ़ाने का, जो बाजार मूल्य को जो बढ़ने से रोकने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि इसके जो मतलब सैनिक हैं वो अपने उतने खर्च में अपना काम चला सके और संतुष्ट रहें। तो बाजार नियंत्रण इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन था। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप, डी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, मतलब भारतीयों को लाभान्वित करने के लिए ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। देखिए बाजार नियंत्रण के लिए इसने कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे। अब बाजार नियंत्रण ये थोड़ी ना जाएंगे करने, तो अपने अधिकारियों को इन्होंने नियुक्त किया था। और अधिकारी जो थे वो कौन थे, किन किन नामों से थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहां जो है जैसे वरीद ए मंडी है और आपका वरीद ए मंडी, सहना ए मंडी और दीवाने रियासत, ये जो है बाजार की देखभाल किया करते, लेकिन दरोगा ए मंडी का बाजार की देखभाल करने से कोई मतलब नहीं था। तो अलाउद्दीन का जो बाजार व्यवस्था की जो बात थी, इसके अंतर्गत कार्यों की देखभाल करने के लिए दीवाने रियासत, इसको ध्यान रखना है आपको, और सहनाए मंडी और न्याय के लिए सराय अदल नाम के बड़े अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सराय अदल भी था लेकिन वो न्याय के लिए था, इसको आपको ध्यान रखना है। इनके अतिरिक्त तो वरीद ए मंडी और मुन्हियांश जो है गुप्तचर थे, आदि और भी थे। तो मुख्य जो थे वो यहां जो नाम आपको दिए गए इनमें से आपको चूज करना है। तो देखिए वरीद ए मंडी तो था और सहना ए मंडी भी था और दीवाने रियासत भी था, लेकिन दरोगा ए मंडी नहीं था। तो आपको चूज करना है कि इनमें से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। तो बाजार नियंत्रण से संबंधित दरोगा ए मंडी नहीं था। समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है जवाबित। जवाबित शब्द का अर्थ क्या था उस समय। तो देखिए जवाबित जो है ये शब्द मतलब किस चीज के लिए यूज किया जाता था आपको बताना है। तो राज्य द्वारा जो शासन कार्य के लिए तैयार कराए गए
कानून होते थे, उन्हीं कानून को ही जो है क्या कहा जाता था, जवाबित कहा जाता था। तो देखिए राजकीय कानून यहां ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, राजकीय कानून। तो राज्य के द्वारा जो शासन कार्य के लिए जो नियम कानून बनाए जाते थे, उन्हीं नियम कानूनों को ही राजकीय कानून को ही जवाबित कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजकीय कानून, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की व्यवस्था वापस ली और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई। देखिए भूमि की नाप की व्यवस्था वापस लेकर गल्ला बटाई की जो व्यवस्था अपनाई, ये कौन सा ऐसा शासक था, आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए तुगलक वंश और सत्ता के संस्थापक, देखिए तुगलक वंश और सत्ता के संस्थापक गाजी बेग तुगलक। अब गाजी बेग तुगलक भी किसका नाम है, गयासुद्दीन तुगलक का। तो ध्यान देंगे आप, तुगलक वंश के संस्थापक हैं और इनका नाम गाजी बेग तुगलक भी है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आपने पढ़ा है बार बार जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, किसानों की स्थिति में सुधार करने और कृषि योग्य भूमि की वृद्धि करने के उद्देश्य से लगान निर्धारण के क्षेत्र में भूमि की नाप व्यवस्था को त्याग दिया और उसके स्थान पर इसने किया गल्ला बटाई की प्रथा को चालू किया। गल्ला बटाई की प्रथा जो इसने अपनाई, गल्ला बटाई की व्यवस्था या गल्ला बटाई की प्रथा। तो कौन था ऐसा, गयासुद्दीन तुगलक। और यही गयासुद्दीन तुगलक क्या है, तुगलक वंश का संस्थापक। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था ये पूछा जाता है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है साहिबे दीवाने बंदगान। देखिए बंदगान मीन्स आप ये समझे कि बंदगान कौन करेगा, दास लोग। दिमाग में अपने रखिए कि साहिबे दीवाने बंदगान, तो बंदगान कौन करेगा, दास लोग करेंगे। तो साहिबे दीवाने बंदगान अमीरों से, दासों से, भूमि से, भू राजस्व से। तो साहिबे दीवाने बंदगान का अर्थ है किससे, दासों से। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था और उसके समय में दासों की संख्या जो है 1,80,000 तक पहुंच गई थी, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में दास हो गए थे। और दासों की ही देखभाल करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह ने क्या किया, फिरोज ने साहिबे दीवाने बंदगान नामक प्रथा के एक विभाग की स्थापना की। मतलब एक विभाग अलग से बनाया इतनी बड़ी संख्या को देखरेख करने के लिए, साहिबे दीवाने बंदगान उसी को कहा गया। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकता का अर्थ था एक भूभाग जो। तो देखिए ध्यान देना है, एकता का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत इल्तुतमिश आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इल्तुतमिश। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू किया था। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना गया वो इल्तुतमिश माना गया और इल्तुतमिश ने ही एकता व्यवस्था लागू किया था। इल्तुतमिश एकता, आप ऐसे इसको याद रखेंगे। तो देखिए यह एक प्रकार की भूमि अथवा जागीर थी और ऐसी भूमि जो क्या किया जाता था, सैनिकों को उनके कार्य के बदले में दिया जाता था, दान दिया जाता था। मतलब दान क्या, वो कार्य कर रहे थे तो उसके बदले में उनको दिया था, वेतन की जगह पर उनको जमीन दे दी जाती थी, भूभाग दे दिया जाता उसी को। यही प्रथा जो है एकता प्रथा कहलाती थी। और एकता वंशानुगत नहीं होती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है परीक्षा में कि क्या एकता वंशानुगत हुआ करती थी, नहीं, एकता वंशानुगत नहीं होती थी। मतलब जिसको दी गई उसी के समय काल तक उसके पास रहेगा, लेकिन जब चाहे तो राजा उसको उससे ले सकता था। तथा इससे प्राप्त करने वाले जो अधिकारी थे, मतलब एकता जिनको प्राप्त होता था, मतलब जिनको एकता दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था मुक्ता या उनको अमीर कहा जाता था, या कभी कभी उन्हीं को मलिक भी कह दिया जाता था। तो आप ध्यान देंगे, एकतादार जो थे, मतलब जिनको एकता प्राप्त हो जाती थी, उनको क्या कहा जाता था, मुक्ता, अमीर, और कभी कभी उनको मलिक भी कह दिया जाता था। तो ये एकता का अर्थ
एक ऐसे भूभाग से है जो सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था। मींस ऑप्शन नंबर बी। और इक्ता का नाम याद आते ही आपको इल्तुतमिश अवश्य याद आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इक्ता प्रथा किसने लागू की? इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में है अल-बरूनी ने भारत की यात्रा की। तो अल-बरूनी ने भारत की यात्रा कब की? अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के भारतीय अभियान के समय में आया था भारत। तो अल-बरूनी जो है जब गजनवी के समय में आया, तो गजनवी कब आया था? वो 1000 के बाद आया था, 1000 के लगभग में। तो 1024 से 1025 के लगभग में ये अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया। और अल-बरूनी एक मात्र इतिहासकार नहीं था, मतलब ये केवल इतिहासकार ही अकेले नहीं था, इसकी रुचि जो है कई चीजों में थी। और इसी कारण से जैसे इसकी रुचि जो है कहां कहां थी, जैसे मान लीजिए खगोल विज्ञान में, भूगोल में, तर्कशास्त्र में, औषध विज्ञान में, गणित में, दर्शन में और धर्मशास्त्र में भी, मतलब कई चीजों में इसकी रुचि थी। और अल-बरूनी की जो किताबुल हिंद जो इसकी रचना है या जो इसने लिखा है, अपनी इस तरह की अनुपम कृति इसकी है। इसमें जो है बहुत तरह की चीजें इसने लिखी और जिसकी रचना एक मेधावी व्यक्ति के द्वारा ही की गई है, सबके बस का नहीं है जो इसने जो है अपनी इस कृति में जो चीजें लिखी हैं। तो सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें, अगर इतनी सारी चीजों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है तो वो क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आदमी कहलाएगा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आदमी था। और कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे में एक नवीन वर्ग की संरचना हुई। ध्यान दें, पूर्व मध्यकालीन भारत मतलब मध्यकालीन पार्ट का ये पहला भाग। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे में एक नवीन वर्ग की संरचना हुई। बढ़ई वर्ग की, श्रेणियों की, कायस्थों की, कुंभकारों की। तो देखिए बढ़ई श्रेणी और कुंभकार नहीं बल्कि कायस्थों की हुई। तो उससे पहले कायस्थ नहीं थे। कायस्थ मीन्स लाला, मतलब ये पहले नहीं थे। एक जाति के रूप में कायस्थों का जो आविर्भाव हुआ वो पूर्व मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसको ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क स्मृति में है और वेद व्यास तथा ओशनम स्मृति में कायस्थ एक जाति के रूप में माने गए हैं। इसलिए आप देखें, अब कायस्थों का जो सर्वप्रथम उल्लेख भी है वो कहां है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और कायस्थों का जो कायस्थों जैसे कायस्थ की जो नवीन वर्ग की संरचना हुई वो कब हुई? पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे में हुई। तो मतलब पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे में जो एक नवीन वर्ग का उद्भव हुआ वो था कायस्थ। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है विक्रमशिला। देखिए विक्रमशिला आपको याद आते ही तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। इसको आप याद रखेंगे, पाल वंश का ये बहुत ही अच्छा शासक था। तो विक्रमशिला के महाविहार, देखिए पहले एक महाविहार था, बाद में इसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। तो विक्रमशिला के महाविहार और जिसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया, विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। और इसका जो समय काल था वो 775 से 800 था। क्या था? 775 से 800 ईस्वी इसका शासन काल था। तो इस समय जो है इसकी स्थापना हुई। और किसने करवाया? धर्मपाल ने करवाया। इसकी स्थिति जो है बिहार प्रांत के भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर एक जो है स्थान है पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर बताई गई है कि ये यहाँ स्थित था, जहां से प्राचीन काल के विस्तृत खंडहर प्राप्त होते हैं। तो ये जो है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और इसका शासन काल था 775 से लेकर 800 ईस्वी तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? त्रिकोणीय संघर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कभी त्रिकोणीय संघर्ष, कभी त्रिपक्षीय संघर्ष पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें त्रिकोणीय क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें तीन शासकों के बीच, तीन वंश के बीच में युद्ध हुआ करता, संघर्ष हो रहा था। और वो वंशज कौन कौन थे आपको यहां बताना है, लेकिन इसमें बताना है कि निम्न में से कौन नहीं इसमें भाग लिया था। तो तीन रहे होंगे, चौथा, इसमें चार ऑप्शन है, चौथा नहीं रहा होगा। तो देखिए पाल तो थे, प्रतिहार भी थे और राष्ट्रकूट भी थे, तो ये चालुक्य नहीं थे। आपका क्वेश्चन है कि त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था, तो चालुक्यों ने भाग नहीं लिया था। अब देखिए कन्नौज की बात थी, जो ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी वो कन्नौज के लिए लड़ी जा रही थी, क्योंकि कन्नौज जो है बहुत ही समृद्धशाली एरिया था और कन्नौज के आधिपत्य के लिए तीन महाशक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये जो तीन नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके मध्य संघर्ष हुआ और जिसको त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। और यह संघर्ष बड़ी विचित्र एवं रोचक परिस्थितियों में लगभग एक शताब्दी तक चलता रहा। सोचिए लगभग 100 साल तक ये चलता रहा और अंत में क्या हुआ, नवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई कन्नौज पर और कन्नौज पर इसका आधिपत्य स्थापित हो गया। किसका? गुर्जर प्रतिहार। तो ये प्रतिहार जो थे, गुर्जर प्रतिहार, इन्हीं का जो है कन्नौज पर बाद में क्या हुआ, विजय हासिल इनकी की और कन्नौज पर इनका आधिपत्य हो गया। तो मेन जो लड़ाई थी, त्रिकोणीय संघर्ष जो था, वो किसके लिए था? कन्नौज के लिए। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? करिकाल चोल। करिकाल तो बहुत प्रसिद्ध था ये चोल वंश का, लेकिन इसको ये नहीं, जो उपाधि की बात है तो ये उपाधि उसको नहीं प्राप्त थी। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और राजा धीराज। तो देखिए राजा धीराज भी एक उपाधि थी। और यहां जो क्वेश्चन किया गया आपका, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो था राजेंद्र प्रथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसको समझें, राजेंद्र प्रथम को ये उपाधि मिली थी गंगैकोंड की। और क्यों मिली थी चलिए देखते हैं। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, उत्तरी पूर्वी सैनिक अभियान के दौरान अनेक शासकों को इसने पराजित कर दिया। तो उत्तरी पूर्वी सैनिक अभियान में इसने अनेक शासकों को पराजित किया और तिरुवालंगाडु एक जगह था, तिरुवालंगाडु जो है, तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र अभिलेखों में इसका जो है विशेष उल्लेख मिलता है। किसका? राजेंद्र प्रथम का, कि उसने उत्तरी पूर्वी सैनिक अभियान किया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसी विजय के, मतलब उत्तर पूर्वी सैनिक अभियान जो किया, इसमें जो इसने विजय प्राप्त की, इस विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम, अब गंगैकोंड चोलपुरम जो है, इसने एक नवीन अपनी राजधानी बनाई और इसी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चोल राज्य की शिक्षा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। तो देखिए असत्य बताना है कि कौन असत्य है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। अब असत्य की बात आ रही तो शिक्षा जैन तथा बौद्ध विहारों में दी जाती थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले जो शिक्षा थी वो इसी प्रकार से दी जाती थी। और कहां दी जाती थी? जैन तथा बौद्ध विहारों में दी जाती थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, व्यापारिक शिक्षा श्रेणियों के द्वारा दी जाती थी, ये भी सही है। और मंदिर संस्कृति की औपचारिक शिक्षा के केंद्र थे, बिल्कुल सही है। औपचारिक शिक्षा जो थी वो मंदिरों से दी जाती थी। तो राजा द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षा दी जाती थी, यह असत्य है। ऑप्शन नंबर डी। राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं उस समय नहीं हुआ करती थी, आप ये समझे। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो ज्यादातर कहां?
विहारों में दी जाती थी। और या फिर जो ऑप्शन और इसके बी और सी भी आप देख रहे हैं, मंदिरों में औपचारिक शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सही है। और तो ए बी सी तीनों सही है। और असत्य पूछा जा रहा कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। चलिए आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेंगी का कौन सा चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेंगी का जो चालुक्य शासक था, वेंगी का कौन सा चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, मतलब कौन चोल सिंहासन पर बैठा? तो वीर राजेंद्र के उत्तराधिकारी, वीर राजेंद्र जो चोल वंश का था, इसके जो उत्तराधिकारी थे उसको अधिराजेंद्र उसका नाम था। उत्तराधिकारी अधिराजेंद्र की विद्रोहियों की भीड़ द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद, मतलब इसकी जो है क्या किया, विद्रोहियों ने इसकी भीड़ में हत्या कर दी। और बाद में क्या हुआ, विजयादित्य द्वारा जो चोल वंश था ये समाप्त हो गया। अब चोल वंश समाप्त हो गया किसके द्वारा? तो आप ध्यान दें, चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? अधिराजेंद्र। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके पश्चात फिर क्या हुआ, वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंशी राजकुमार राजेंद्र द्वितीय, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि राजेंद्र प्रथम तो आपने अभी देखा ही, जिनका नाम आपने चोल वंश में देखा, जिन्होंने आप गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। तो देखिए ये है राजेंद्र द्वितीय या कुलोत्तुंग प्रथम, इन्हीं को कहा गया। तो कुलोत्तुंग प्रथम जो है ये चोल सम्राट बना, मतलब अब चोल वंश का शासक कौन बना? कुलोत्तुंग प्रथम। तो कुलोत्तुंग प्रथम जो था राजराज प्रथम का प्रदौहित्र था, और उसकी माता जो थी वो चोल नरेश राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी। राजेंद्र प्रथम के बारे में आपने अभी पढ़ा। राजेंद्र प्रथम की जो है चोल नरेश राजेंद्र प्रथम की वो पुत्री थी, जिसका विवाह वेंगी नरेश विक्रमादित्य के साथ हुआ था। और यही कारण था कि परवर्ती चोल इतिहास जो था वो चोल चालुक्य वंशीय इतिहास कहलाया। मतलब चोल शासन जो है वो चालुक्य शासक के पास चला गया, लेकिन चोल से भी संबंधित था। क्यों? क्योंकि चोल नरेश राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी उसकी मां। तो फिर देखिए इसीलिए उसको कहा गया चोल चालुक्य इतिहास कहा गया, चोल चालुक्य वंशीय इतिहास। मतलब न चोल का न चालुक्य का, तो दोनों का मिलाकर चोल चालुक्य इतिहास कहा गया। चोल चालुक्य वंशीय इतिहास मतलब चोल और चालुक्य दोनों को मिलाकर दोनों के वंशज का इतिहास कहा जाता है। तो देखिए यहां जो बात है, वेंगी का कौन सा चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर बैठा, तो वो है कुलोत्तुंग प्रथम या राजेंद्र क्या, या फिर राजराज प्रथम, नहीं सॉरी राजराज प्रथम क्यों, राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र प्रथम को तो आपने देखा ही कि राजेंद्र प्रथम क्या था, गंगैकोंड की जो है उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, और उसने उत्तर पूर्वी सैनिक अभियान किया था। तो देखिए वो कौन था? राजेंद्र प्रथम। और ये कौन हो गए? राजेंद्र द्वितीय। मतलब राजकुमार जो था राजेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कुलोत्तुंग प्रथम। तो ये दो तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है, कभी कभी राजेंद्र द्वितीय भी दिया जा सकता है या कुलोत्तुंग प्रथम। तो कुलोत्तुंग प्रथम अगर दिया है तो हम इसको टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन है ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हिस्ट्री का टीजीटी, पीजीटी या यूपीपीसीएस का आप देखेंगे पेपर उठाकर, तो आपको ये पुराने पेपरों में निश्चित ही इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें और अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। और अगर मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आता है या मेरे द्वारा संग्रहित क्वेश्चन अगर आपको पसंद आते हैं, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।